बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 के साथ, और आज हमें ट्रेस करनी है द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज सिंपली द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस time graph of simple harmonic oscillator is called waveform of simple harmonic oscillator। यानी यहाँ पर हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। एक बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है, equation of displacement of simple harmonic oscillator previous lectures में हमने derive किए। that equation is x is equal to x naught cos theta। ये हमारे पास रिजल्ट है जो हम ऑलरेडी previous lectures में derive कर चुके हैं। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंड इन अकॉर्डिंग विद दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये आपके पास थीटा की वैल्यू है, और थीटा की इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें रिजल्ट मिलेगा x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा टी। तो ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म होगी फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब फॉर वन रेवोल्यूशन हम एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड फॉर वन रेवोल्यूशन चैप्टर नंबर 5 में हमने इसे देखा हुआ है काफी दफा। फॉर वन रेवोल्यूशन द एंगल मेड इज 2 pi radian and the time required to complete one revolution is called time period। तो हम ये दो वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हमने यूज करना है इस इक्वेशन में। we'll get omega equal to 2 pi over t। अच्छा, फर्स्ट कीजिए कि ये रिजल्ट हमारा इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। यहाँ तो वी गेट x इज इक्वल टू x नॉट cos 2 pi over t into small t। ये हमारे पास cos थीटा का आर्गुमेंट है, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। इसमें देखें आपके पास x नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड है, ये कांस्टेंट है। 2 pi कांस्टेंट है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कांस्टेंट है, और t is the instant of time at which you find the position or displacement of the simple harmonic oscillator। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है इस इक्वेशन में, which is t। t की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं आपके पास। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक रेवोल्यूशन के लिए चेक करें, और ये वाइब्रेशन के लिए भी एज इट इज ट्रू है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो इस पॉइंट पर मौजूद है एट t इक्वल टू 0। तो 90 डिग्री एंगल कवर करने के बाद t/4 टाइम गुजर चुका होगा। 180 डिग्री एंगल कवर करने के बाद t/2 टाइम गुजर चुका होगा। 270 डिग्री एंगल कवर करने के बाद 3t/4, यानी आउट ऑफ 4 सेक्शंस 1 2 3 4 3 सेक्शंस टाइम के गुजर चुके हैं। और अगर 360 डिग्री एंगल बन जाए तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, और अब टाइम पीरियड के बराबर गुजर चुका है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसका कंपैरिजन किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। तो यहाँ पर ये बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर पर टू एंड फ्रो मोशन करेगी। तो इसी तरह प्रोजेक्शन t इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव एक्सट्रीम लेट्स से x नॉट पे होगी,
t/4 पे वो मीन पोजीशन पर होगी x इज इक्वल टू 0 और t/2 पर वो नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस x0 पर होगी और फिर 3t/4 पर वो दोबारा x इक्वल टू 0 पे आएगी और t पे वो दोबारा x0 पे आ जाएगी। तो ये वेरियस टाइम इंटरवल्स है जहाँ पे हम बॉडी को चेक करेंगे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। फॉर एग्जांपल t इक्वल टू 0 पर बॉडी स्टार्ट ले रही है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, इस वक्त उसका फासला मीन पोजीशन से मैक्सिमम है। तो देखते हैं ये इक्वेशन भी वही रिजल्ट देती है नहीं, तो हम इस इक्वेशन को इवैल्यूएट करते हैं t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 पे इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू x0 cos 2 pi over t into 0. Anything multiplied with 0 is also 0. So we get cos 0. And we know that cos 0 is 1. So we get x naught into 1 is equal to x naught. यानी t equal to 0 पर बॉडी x naught पर मौजूद है, which is true. अच्छा, t/4 पर बॉडी x equal to 0 पे आ जाएगी, तो होना चाहिए। हम इक्वेशन से चेक करते हैं इसे। t equal to t/4, x is equal to x naught cos 2 pi over t into t/4। अब यहाँ पे कैंसिलेशंस हैं, this goes out with this one and 2 goes out with 4, we get x is equal to x naught cos pi by 2 और cos pi by 2 जो है that is equal to 0। तो इसका मतलब कि ये मीन पोजीशन पर है। अच्छा, t/2 टाइम पर बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, तो इक्वेशन को भी यही बताना चाहिए। तो इक्वेशन में चेक करते हैं, t is equal to t/2 पर x is equal to x naught cos 2 pi over t multiply with t/2। t cancels out with t, 2 cancels out with 2 and we get x naught cos pi। Cos pi means cos 180 and cos 180 is minus 1, so we get x naught into minus 1 is equal to minus x naught। Similarly x equal to 0, 3t/4 पर ये पोजीशन होगी, तो 3t/4 पे भी इसे चेक करेंगे। t is equal to 3t over 4, x is equal to x naught cos 2 pi over t into 3t over 4। t cancels out with t, 2 cancels, 4 remains 2, gives you x naught cos 3 pi by 2 is equal to, अब क्योंकि cos 3 pi by 2 जो है वो 0 के बराबर है, cos 270 जो है वो 0 के बराबर है, so put the value, आप इसे कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हैं खुद, we get 0। तो इट्स ट्रू, 3t/4 पर बॉडी x is equal to 0 पे आ गई थी। अब t equal to t पर एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो लेट्स सी इफ दिस हैपेंस और नॉट इन अकॉर्डेंस विद इक्वेशन। तो x is equal to x naught cos 2 pi over t into t, t cancels out with t and we get x naught cos 2 pi। Cos 2 pi is 360 and cos 360 is equal to 1, so we get x naught। तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट की एट दीज डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम्स। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करती है, तो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट वाई एक्सिस के अलावा ये जीरो वैल्यू, यहाँ पर t/2, 3t/4 एंड t।
डिस्प्लेसमेंट्स को एम्पलीट्यूड असाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड x नॉट एंड माइनस x नॉट। अब देखें यहाँ पर आपके पास t की वैल्यू 0, तो 0 पर एट t इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट लेगा, ये आपका पहला पॉइंट, ठीक है। t इक्वल टू t/4 पर ये मीन पोजीशन पर है, तो ये t/4 पर x 0 हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और टाइम t/4 t/2 पर माइनस x नॉट, तो t/2 पर माइनस x नॉट, यानी हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो ये हमारा माइनस x नॉट। फिर 3t/4 पर 0, तो ये हमारा 3t/4 पर 0, और एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद x नॉट, सो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। अच्छा, अगर हम इन पॉइंट्स को कंबाइन करें, we get a wave like this। ये फॉर्म जो है आपके पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म कहलाती है, और cos थीटा और sin थीटा दोनों का अगर आप ग्राफ चेक करें तो वो साइनोसाइडल वेव फॉर्म देता है। इस शेप को आप साइनोसाइडल शेप कहते हैं। ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos थीटा, और इस शेप को हम साइनोसाइडल शेप कहते हैं। जैसे आपके पास ग्राफ की वेरियस शेप्स हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर शेप के ग्राफ हो सकते हैं, ट्रायंगल शेप में हो सकते हैं, साटूथ शेप आरी जैसे होती है उस किस्म के ग्राफ हो सकते हैं। तो ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ की शेप को हम साइनोसाइडल शेप कहते हैं। तो याद रहे, cos थीटा हो या sin थीटा हो, दोनों के ग्राफ की शेप साइनोसाइडल होती है। और cos थीटा के ग्राफ में आप देखते हैं कि ऑसिलेटर मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। अगर आप sin थीटा का ग्राफ ड्रा करें तो वहां पे ऑसिलेटर जो है वो 0 से स्टार्ट लेगा, यानी उसकी शेप यहाँ से कुछ यूं होगी, यहाँ से स्टार्ट लेगी। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। वो शेप कुछ यूं होती है। अब ये भी एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। आपने अक्सर यूपीएस खरीदा हो तो उसके ऊपर लिखा होता है प्योर साइन वेव, जनरेटर लिया हो तो वहां पर लिखा होता है प्योर साइन वेव। तो ये जो साइन वेव कहते हैं वो एक्चुअली इस वेव को कहते हैं जो मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रही है, t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट ले रही है। ये भी साइनोसाइडल शेप है, ये भी साइनोसाइडल शेप है। इसे भी अगर आप कंटिन्यू करें तो ये भी आपके पास वही शेप स्मूथली बनती चली जाएगी। आपने वेव्स के चैप्टर में लोअर क्लासेस में इसी किस्म की वेव्स की शेप देखी होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये तो रही इक्वेशन। अब इसके साथ एसोसिएटेड जो वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। x इज इक्वल टू x नॉट cos 2 pi by t into t, ये हमारी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अच्छा, आपको एक जनरल इक्वेशन दे देगा, जैसे आपको कहेगा फॉर एग्जांपल कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 16 cos 100 pi t सेंटीमीटर। अब ये जनरल इक्वेशन उन्होंने दे दी। इस जनरल इक्वेशन में आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताएं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर क्या है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताएं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर क्या है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर क्या है। आपसे ये कहा जा सकता है इसमें कि t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो ये 4 किस्म के क्वेश्चंस जो हैं इस पर आपके सामने आ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखिए जनरल इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो x नॉट इसकी जगह पे 16 लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो 16, लेकिन इस बात का ख्याल करें ये जरा ट्रिकी पार्ट है। यहाँ पे अक्सर आप यूनिट को इग्नोर करते हैं और आपको भूल जाता है कि यहाँ पर जो यूनिट है वो 17 सेंटीमीटर में। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? x नॉट की वैल्यू के लिए अपने ऑप्शंस को चेक करें।
या तो वो 16 सेंटीमीटर होगा किसी भी गिवन क्वेश्चन में, या फिर वो 0.16 मीटर होगा। तो यूनिट को देख के आपने आंसर देना है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप देखें, ये बेसिकली पोजीशन थी ओमेगा की। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में फ्लो याद हो तो cos ओमेगा टी था, तो अब ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिखा हुआ है, और यहाँ पर इस गिवन क्वेश्चन में ओमेगा की जगह 100 पाई लिखा हुआ है। तो बाय कंपैरिजन ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। तो ये रेडियन पर सेकेंड, तो ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। लीनियर फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब क्योंकि ओमेगा 100 पाई के बराबर है, तो हमारे पास पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 into 50 becomes 100, so frequency is equal to 50 hertz। ये हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब x की वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे चाहिए, तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 16 cos 100 pi multiply with 2 into सेंटीमीटर। तो इससे रिजल्ट आएगा cos 200 pi सेंटीमीटर। अब आप कैलकुलेटर पे cos 200 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको कैलकुलेट करने के बाद 16 से मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। दैट आई एम लीविंग एज अ होम असाइनमेंट, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं? तो हो सकता है कि आपको यू कहे कि एट व्हाट टाइम द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एट अ डिस्टेंस equal to half of its amplitude starting from extreme position। और ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं x is equal to x naught by 4, x is equal to x naught, सॉरी इसमें हम टाइम की वैल्यूज देंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उन्होंने दी। तो टाइम की वैल्यू t by 2, t by 4, t by 6, t by 12। तो एट व्हाट टाइम, इनमें से कौन से टाइम पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो डिस्टेंस है x, वो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। x is equal to x naught by 2 for which of the following instant of times। अच्छा, इसमें टेक्निकल वर्ड्स देखिए, मांगा गया टाइम तो t रिक्वायर्ड है, गिवन x is equal to x naught by 2, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है। तो अभी जो हमारा ऑसिलेटर था वो भी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है, तो उसकी जो इक्वेशन है दैट इज x is equal to x naught cos 2 pi by t into t। ये हमारे पास ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। इसमें ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है क्योंकि अगर ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट ले तो फिर तो इक्वेशन ये होगी, और अगर ऑसिलेटर मीन पोजीशन से स्टार्ट ले तो फिर इक्वेशन भी बदल जाएगी, जवाब भी बदल जाएगा। दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। पहले इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो ये हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन, इसमें आप x की वैल्यू पुट करें x naught by 2 क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। x की बजाय x naught by 2 which is equal to x naught cos 2 pi over t into t। इसमें x naught कैंसिल हो जाएगा x naught के साथ and you get
1/2 is equal to cos 2 pi by t into t। cos को इधर शिफ्ट करते हैं, इनवर्स फंक्शन cos इनवर्स 1/2 is equal to 2 pi by t into t, और cos इनवर्स ये आपके पास pi by 3 के बराबर है, 2 pi by t into 3। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं ऐसे ही। cos इनवर्स 1/2 आपको 60 डिग्री देगा, और 60 डिग्री जो है वो pi by 3 रेडियन के बराबर होता है। अब हमारे पास ये pi से कैंसिल हो जाएगा, इस t को इधर शिफ्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो we'll get t is equal to 2 into 3 becomes 6 and t into 1 becomes t। तो ये हमारे पास t by 6 ये वो टाइम है। तो ये दो क्वेश्चन है, याद रखें। एक तो ये कि कौन से टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x0/2 के बराबर होगी, और दूसरा क्वेश्चन कितनी डिस्प्लेसमेंट पर इतना टाइम गुजर चुका होगा, यानी अगर ऑसिलेटर x0/2 पर मौजूद है तो कितने टाइम के बाद वो पहुंचा यहाँ पे, तो जवाब है t/6। तो ये 2 वे क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन से आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे फॉर मीन पोजीशन। At what time the simple harmonic oscillator at a distance is at a distance equal to half of its amplitude starting from extreme position। तो ये सारा लिखने के बाद हम यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज करेंगे, which is mean position। और ऑप्शंस हमारे पास यही होंगे। अब मीन पोजीशन के लिए हमारा जो ऑसिलेटर है, जैसे मैंने आपको ग्राफ ड्रा करके बताया था, उसका रिजल्ट है x is equal to x0 sin 2 pi by t multiply with t। ये ऑसिलेटर t equal to 0 पर मीन पोजीशन से स्टार्ट लेते हैं। फॉर इंस्टेंस देख लेते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। हमने इसका ग्राफ कुछ ड्रॉ किया था, ग्राफ लुक्स लाइक दिस, एंड t equal to 0 पे ये मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रहे हैं। सबूत क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा ये ठीक कहा जा रहा है? देखें, ये तो हमने डिराइव किया था कि ये t equal to 0 पर एक्सट्रीम से स्टार्ट लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करते हो, 0 into this term becomes 0, this whole term becomes 0, cos of 0 is 1, 1 into x0 becomes x0, जो कि इस बात का प्रूफ है कि इस ऑसिलेटर ने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट लिया था। इसी तरह से भी चेक करें t की वैल्यू 0 पुट करके, अगर मैं t को 0 पुट करूं तो 0 into anything becomes 0, sin of 0 is also 0, and 0 into x0 becomes 0। उसका मतलब ये ऑसिलेटर मीन पोजीशन से ही स्टार्ट ले रहा है। अब यही सॉल्यूशन x is equal to x0/2 पर पहुंचने के लिए इस ऑसिलेटर को कितना टाइम लगेगा, यानी कि एक ऑसिलेटर था, अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम ले लें तो एक ऑसिलेटर x equal to 0 से स्टार्ट ले रहा है, और एक ऑसिलेटर x is equal to x0 से स्टार्ट ले रहा है। तो जिससे x is equal to x0 से स्टार्ट लिया था, वो मीन पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है? इट्स टेकिंग अ टाइम इक्वल टू t/6। अब जो ऑसिलेटर मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है, उसको देखते हैं कि उसे x0/2 तक पहुंचने के लिए ये पोजीशन इट इज x0/2। तो एक्सट्रीम से जो स्टार्ट ले रहा था, उसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए t/6 का टाइम लगा। अब जो यहां से स्टार्ट ले रहा है मीन पोजीशन से, उसको यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? अच्छा, माइंड में आपके ये आ रहा होगा कि इधर से इधर तक और इधर से इधर तक फासला बराबर, तो चाहे ऑसिलेटर यहां से यहां तक आए या ऑसिलेटर यहां से यहां तक आए, दोनों सूत्रों में वो इक्वल टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात याद रखें, यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, तो जब यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है तो इधर आपका ऑसिलेटर इधर रश करते हुए काफी हाई स्पीड से आएगा, और यहाँ पे x is equal to 0 पर उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, यहाँ पर वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है। जब वो यहाँ से स्टार्ट ले रहा है तो वहाँ पर उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो इट विल टेक सम टाइम टू गेन सम वेलोसिटी एंड रीच एट दिस पोजीशन। तो ये दोनों टाइम एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए लॉजिकली भी। अच्छा, अब देखते हैं कि ऐसा इक्वेशन वाइज भी हो रहा है या नहीं हो रहा। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x0/2 is equal to x0 sin 2 pi over t
into small t, x naught cancels out with x naught, 1 by 2 sine 2 pi over t into t sine inverse 1 over 2 is equal to 2 pi by t into t। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1 by 2 जो है वो 30 डिग्री के बराबर है और 30 डिग्री मींस पाई बाय 6 रेडियंस। तो यहाँ पर हम पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाय t इंटू टी। अच्छा, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से t इंटू 1 बिकम्स t, 2 इंटू 6 बिकम्स 12 इज इक्वल टू t। तो हमने जो बात लॉजिकली प्रिडिक्ट की थी वो मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो ऑसिलेटर मीन पोजीशन से स्टार्ट लेगा वो t by 12 टाइम और जो ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन से टाइम लेगा वो t by 6 टाइम में पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके वेरियस क्वेश्चंस हैं। इसी तरह जो डिफरेंट क्वेश्चंस मजीद बन सकते हैं इसी क्वेश्चन पर वो ये हो सकते हैं कि ऑसिलेटर x is equal to x naught by square root 2 तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, x is equal to x naught by 4 तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, और एक क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं दैट इज x is equal to x naught by 2 तक पहुंचने में कितना टाइम ले सकता है। इसके अलावा मजीद ये हो सकता है x is equal to 3x naught over 4 तक पहुंचने में कितना टाइम ले सकता है। तो ये वेरियस टाइम्स के लिए आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।